हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर एक बार। और आज हम फिर लेकर आए हैं एक बैंकिंग की और एक्स्ट्रा क्लासेस जो हमने पहले पढ़ा था बैंकिंग की हिस्ट्री के बारे में। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं इसको। तो बैंकिंग अवेयरनेस में दूसरी क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। और बैंकिंग अवेयरनेस क्लास 2 पार्ट 2 आप पहली देखिएगा। इससे पहले पहली देखेंगे तो पता लगेगा कि बैंकिंग का थोड़ा डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में। मैंने पिछली बार आपको एक चार्ट भी बनवाया था कि रिजर्व बैंक है सबसे टॉप पर और उसके बाद में नीचे दूसरे बैंक्स हैं। तो उन बैंक्स के बारे में आज हम जान लेते हैं, थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, बात कर लेते हैं उनके बारे में। जैसे कमर्शियल बैंक है, और इसमें एक चीज और मैंने जोड़ दी है, तो वो भी आप उसको अपडेट कर लीजिएगा पुराने वाले चार्ट को। एक है डेवलपमेंट बैंक और एक है कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। तो जो कमर्शियल बैंक थे इसमें हम पढ़ेंगे आज। और कमर्शियल बैंक में मैंने आपको बताया था कि इसमें भी दो तीन पार्ट हो सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक में देखिएगा सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसमें आपके प्राइवेट बैंक्स हो सकते हैं और इसमें आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकते हैं। प्राइवेट में भी आपका दो हो सकते हैं कि इंडियन और फॉरेन। इंडियन में भी आपके दो हो सकते हैं कि ओल्ड और न्यू। पब्लिक सेक्टर बैंक में भी देखिए आपके अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका एक तो एसबीआई है, एक कुछ नेशनलाइज बैंक है, एक आपके आरआरबीज हैं और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। अदर पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, वो कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज सिर्फ हम इसके बारे में पढ़ेंगे जितना भी हो सकता है। फिर बाद में एक बार इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर एक क्लास इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर जब ये हो जाएगा, सारी चीजें हमें पता लग जाएगी कि बैंकिंग का स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं, किस किस टाइप्स के बैंक हैं, तो फिर हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यानी इन सारे बैंकों को किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रहा है, मार्केट को कैसे कंट्रोल कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे है, आरबीआई का स्ट्रक्चर कैसे है, कौन कौन उसमें लोग इन्वॉल्व हैं। तो इन सारी बातों के बारे में फिर बात करेंगे। तो आज मुझे लगता है कि इतना ही हो पाएगा, शायद ये भी ना हो पाए। तो यहीं से हम बात करते हैं। ठीक है, ये चार्ट आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस चार्ट का ही सबसे इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी है, तो इससे आपको बेसिक चीजें समझ में आएगी इंटरव्यू के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। तो कमर्शियल बैंक को हिंदी में बोला जाता है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक, और वाणिज्यिक बैंक का मतलब है कि एक ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी जो डिपॉजिट्स और लेती तो है, डिपॉजिट्स और एडवांस, डिपॉजिट लेती है, एडवांस देती है, लेकिन उसका जो मोटो है वो प्रॉफिट मेकिंग है। प्रॉफिट मेकिंग यानी कि वो बिजनेस इसलिए करती है कि उसको प्रॉफिट मिल जाए, इसीलिए उसको कमर्शियल बैंक बोलते हैं, वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। और उस कैटेगरी में जितने भी सारे बैंक हैं उनका यही है। जबकि अगर हम डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो डेवलपमेंट बैंक का ये सोल मोटो नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाए। डेवलपमेंट बैंक का मोटो ये है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का डेवलपमेंट किया जाए अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। और हो सकता है कि गवर्नमेंट भी चाहती हो कि सेक्टर का डेवलपमेंट हो, लेकिन ये मोटो नहीं है कि उस सेक्टर में प्रॉफिट कमाया जाए। जैसे हाउसिंग सेक्टर का डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एंटिटी बनाई है, उसका नाम है एनएचबी। तो एनएचबी का ये मोटो नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाए। तो कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक है जो बैंकिंग गतिविधियां या बैंकिंग ट्रांजेक्शंस करने के दौरान उसका जो मोटो है वो है प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज हैं जिनको हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। दूसरा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक तो और ही अलग है। कोऑपरेटिव बैंक का सोल मोटो ये है कि किस तरीके से अपने मेंबरों की हेल्प की जाए। इसमें तो वही लोन ले सकता है जो आपके बैंक का मेंबर हो। यानी एक तरीके से ये कोऑपरेशन है कई सारे लोगों के बीच में, कि इसकी पूंजी उसकी पूंजी मिला के आपस में ही बांटना, एक तरीके से ऐसा कॉन्सेप्ट है। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कमर्शियल बैंक। अच्छा, कमर्शियल बैंक में दो तरह के बैंक हो सकते हैं, एक हो सकते हैं प्राइवेट, दूसरे हो सकते हैं पब्लिक। प्राइवेट बैंक वो बैंक है जिनमें 51% शेयर कैपिटल जो है, कम से कम 51% शेयर कैपिटल निजी हाथों में होती है। चाहे वो कोई कंपनी हो सकती है निजी, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कुछ भी व्यक्ति हो सकता है।
लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे बैंक हैं जिनमें कम से कम 51% शेयर कैपिटल जो है वो सरकार के पास हो, कम से कम 51%। तो ये देखिए, ये एक तरीके से मेजोरिटी है। सरकार उसी की बनेगी जिसके पास 51% वोट होते हैं या 51% सीट्स होती है। अगर 51% सरकार के पास है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएगा। अगर 51% प्राइवेट के पास है तो वो प्राइवेट बैंक कहलाएगा। इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। पब्लिक का मतलब सरकारी, सार्वजनिक, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पीएसबी बोलते हैं कई बार इनको, पीएसबी या पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसको पीएसयू भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर बैंक, तो ये दोनों बोला जा सकता है। तो इसका मतलब अगर मेजोरिटी ऑफ शेयर्स अगर पब्लिक के पास है, या पब्लिक का मतलब ये कि जनता, या फिर आप कह सकते हैं कि सरकार, तो सरकार ही हमारे द्वारा चुनी जाती है। तो अगर 51% शेयर होल्डिंग जो है सरकार के पास है तो पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाएगा। अगर 51% शेयर होल्डिंग प्राइवेट पर्सन के पास है, इंस्टीट्यूशन के पास में, ऑर्गेनाइजेशन के पास में है, कंपनीज के पास में है, तो वो आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जाएगा। अब इसी में हम डेप्थ में थोड़ा बात करते हैं कि इंडियन और फॉरेन दो तरह के बैंक हो सकते हैं प्राइवेट में। ऐसी कंपनियां जो भारत में ही रजिस्टर्ड है और भारत में ही ऑपरेशन कर रही हैं तो उनको इंडियन कंपनीज बोलेंगे। ऐसी कंपनियां जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है लेकिन यहां ब्रांचेस खोल रखी हैं उनको विदेशी बैंक बोलते हैं, फॉरेन बैंक्स बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में जानते हैं। अब इंडियन में भी ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट है। ओल्ड और न्यू का मतलब मैंने आपको बताया था कि 1991 में हमारे भारत में पूरा इकोनॉमिक चेंज हुआ और एलपीजी लेकर हम आए, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 से पहले वाले जितने भी बैंक हैं उनको हम बोलते हैं ओल्ड बैंक, और 1991 के बाद वाले जितने भी बैंक हैं उनको बोला जाता है न्यू बैंक। अब इस न्यू बैंकों में भी कई सारे जो है फेजेस में लाइसेंसिंग मिला है और उनके बारे में हम बात करते हैं। फॉरेन बैंक्स का भी एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूं एक बार के लिए। हम कमर्शियल बैंक के अंदर पहले प्राइवेट बैंक पढ़ रहे हैं, उसमें पहले इंडियन की बात करेंगे, फिर फॉरेन की बात करेंगे, फिर हम प्राइवेट बैंक के बाद में पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात करेंगे, उसमें इनकी बात हम करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स, और प्राइवेट बैंक्स को मैंने बताया निजी, और निजी बैंक वो हैं जिनमें 51% कैपिटल जो है वो किसके पास है, वो प्राइवेट एंटिटी के पास है। अब इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक तो इंडियन बैंक, और इंडियन का मतलब भारतीय, जहां भारत में रजिस्टर्ड है, और उसमें भी ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट है। तो ओल्ड बैंक कौन से हैं जो मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि एक बड़ा शिफ्टिंग हुआ था हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में 1991 में, और उसके बाद में हमने जो है प्राइवेट बैंकों को प्रमोट करना शुरू किया। पहले हम प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज कर रहे थे, यानी प्राइवेट को सरकारी कर रहे थे, बाद में हमने क्या किया, प्राइवेट को ही उठाना शुरू कर दिया। इसीलिए वो जो चेंज हुआ है, मेजर शिफ्टिंग हुई है, उससे पहले के बैंक सारे ओल्ड बैंक हैं। इन ओल्ड बैंक के एक दो नाम मैं आपको बता देता हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं उनमें। अभी इसमें है एक तो इसमें है एक आपका जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसमें है आपका करूर वैश्य बैंक, ये कुछ नाम है जो आप लिख सकते हैं। इसमें है आपका लक्ष्मी विलास बैंक, इसमें है फेडरल बैंक। ये कुछ नाम मैंने लिखे हैं जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब इसी तरीके से अगर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक तो बहुत सारे हैं, सारे ही जो इनके अलावा दिखते हैं आपको न्यू ही दिखते हैं। लेकिन इस न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के लाइसेंस में भी 4 फेज हुए हैं। 4 फेज का मतलब ये कि पहला फेज तो देखिए 1993 में लाइसेंस मिलना शुरू हुआ था, पहले एक्सिस बैंक को मिला था क्योंकि 91 में हमने पॉलिसी चेंज की थी। तो एक फेज तो ये है आपका 1993 वाला। फिर दूसरा फेज जो है 2003-4 में आया, फिर तीसरा फेज जो है 2015 में आया, और 2015 के बाद ही एक और मैंने ऐड कर दिया यहां पर कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी लाइसेंस मिला, वो भी 2015 में है। तो एक एक करके बात करते हैं। तो ये ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे पहले मैंने बताया कि लाइसेंस मिला है न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक को, वो मिला है 2003 में, और 2003 का जो है वो है फर्स्ट फेज।
और इस फर्स्ट फेज में दो बैंकों को लाइसेंस मिला था, तो कोटक महिंद्रा और एक यस बैंक। तो ये दो बैंक ऐसे हैं जिनको फर्स्ट फेज में लाइसेंस मिला 2003-4 में। इसके बाद में अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो 1993 वाले बताए नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं, आप यहां लिख लीजिएगा। जो फर्स्ट फेज है वो 1993 वाला है, उसको ऐसे लिख लीजिएगा। 1993 में देखिए किन किन बैंकों को लाइसेंस मिला। पहले एक्सिस को मिला, आईसीआईसीआई को मिला, एचडीएफसी को मिला, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक को मिला। ये जो है इन बैंकों को लाइसेंस मिला है सबसे पहले। तो आप जो है एक इंडसइंड और है इंडसइंड, इन बैंकों को लाइसेंस मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको मिला है, ये फर्स्ट फेज है, इसको आप सेकंड फेज कर लीजिएगा। ये सेकंड फेज है, ये फर्स्ट फेज वाले लाइसेंस। तो फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया। ऐसे कर करके हमने क्या किया, प्राइवेट बैंकों को धीरे धीरे लाइसेंस देते रहे। अब तो हमने ऑन टैप लाइसेंसिंग कर दिया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी आपको लाइसेंस मिल सकता है अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं। तो पहले फर्स्ट फेज में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, इसको बोलते हैं डीसीबी। डीसीबी का मतलब होता है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। इन सब का भी अपना नाम है, वैसे एक्सिस का तो कुछ नहीं है, आईसीआईसीआई का है, एचडीएफसी का आप गूगल कर लेना, पता लग जाएगा, और एक इंडसइंड बैंक। तो फर्स्ट फेज में ये, सेकेंड फेज में ये, और थर्ड फेज की बात करते हैं। तो थर्ड फेज आया 2015 में। 2015 में जो थर्ड फेज आया उसमें दो बैंकों को लाइसेंस दिया गया। एक तो है बंधन बैंक, ये सबसे नए प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बंधन बैंक, और आईडीएफसी फर्स्ट, ये दो बैंकों को लाइसेंस दिया गया। एक्चुअली पहले आईडीएफसी ही बैंक था, अभी इसको आईडीएफसी फर्स्ट बोला जा रहा है क्योंकि इसमें एक मर्ज हो गया है कैपिटल फर्स्ट का। तो कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी को नाम बदलकर इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कर दिया है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में, ध्यान रखिएगा, नया बैंक है, थोड़ा लेटेस्ट है इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी तो आपको याद रखना है। मुंबई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है मुंबई बेस्ड है और बंधन बैंक जो है कोलकाता बेस्ड है। तो ये दोनों बैंक जो है यहां से हैं। आईडीएफसी का नाम है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये दोनों बैंक जो है ये 2015 में लाइसेंस मिला है। तो पहला फेज 1993, दूसरा फेज 2003-4, तीसरा फेज 2015। अब हम चौथे फेज की बात करते हैं। तो देखिए चौथा फेज जो आया न्यू में, वो आया 2015 में, शुरू हुआ वैसे तो, लेकिन लाइसेंस मिलना जो है वो बाद में मिला इनको 2016-17 में। तो 2015 या 2016 भी आप लिख सकते हैं। इसमें क्या किया गया कि इसमें हम ये कहेंगे कि एक तरीके से निशे बैंकिंग को प्रमोट किया गया। तो देखिए ये भी एक टर्म है, आपके बैंकिंग में आता रहता है। निशे बैंकिंग का मतलब ये है कि हमने डेजिग्नेटेड बैंक, आप जो है इसको और भी लिख सकते हैं कि डेजिग्नेटेड बैंक चालू किए। डेजिग्नेटेड बैंक चालू करने का मतलब यह है कि स्पेसिफिक सेक्टर के लिए स्पेसिफिक बैंक, स्पेसिफिक सेक्टर भी नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए स्पेसिफिक बैंक। यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल आप सोचते हैं कि ये इन्हीं लोगों को सर्व करेगा, तो उसको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड बैंक या निशे बैंकिंग। अब इसमें हमने क्या किया, हमने दो तरह के बैंक ओपन किए। एक तो हमने किए पेमेंट बैंक्स और दूसरा हमने किए स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर आपको और डेप्थ में कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा, ये जो निशे बैंकिंग या डेजिग्नेटेड बैंकिंग भारत में चालू की गई, ये चालू की गई है नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर, नचिकेत मोर समिति। तो नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर निशे बैंकिंग या डेजिग्नेटेड बैंकिंग चालू की गई, जिसमें दो तरह के बैंक बनाए गए, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो 11 पेमेंट बैंकों को लाइसेंस दिया गया था और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस दिया गया था। इसमें से 7 वर्किंग है अभी और इसमें 10 वर्किंग है। तो ये हमने पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक का बारे में बात की। अब हम देखिए थोड़ा पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की या पेमेंट बैंक की, तो चूंकि ये पार्ट है निशे बैंकिंग का, डेजिग्नेटेड बैंकिंग का,
तो ये जो है एक सेगमेंट विशेष को सर्व करते हैं। तो पेमेंट बैंक में तो सबसे पहले देखिएगा कि पेमेंट बैंक जो है वो फंड ट्रांसफर के लिए स्पेसिफिक है। फंड ट्रांसफर, इसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस यानी एक जगह से दूसरी जगह तक पैसा ट्रांसफर करने के लिए स्पेसिफिकली ये बैंक बनाए गए थे, जिसमें मजदूर हो गए, मिडिल क्लास इनकम, मिडिल क्लास ग्रुप के लोग हो गए, लोअर इनकम ग्रुप के लोग हो गए, स्मॉल बिजनेस वगैरह हो गए, तो यहाँ अकाउंट खुला के अगर किसी एक तरीके से पेमेंट वॉलेट की तरह के काम करेंगे, जो आपको बैंकिंग सर्विसेज भी देंगे, आपसे डिपॉजिट्स भी लेंगे और आपके जो है ट्रांसमिशन को या फिर रेमिटेंस को या फंड ट्रांसफर को इजी गोइंग बनाएंगे। यानी कि ये इन लोगों का काम जो है वो स्पेसिफिकली लिमिटेड है ऑनलाइन बैंकिंग तक। आपको इजीली ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड करेंगे जहां से आप फंड ट्रांसफर या रेमिटेंस कर पाएंगे। और क्या काम करेंगे ये पेंशन फंड बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, ये आपका ये भी कर सकते हैं। और क्या है इनके बारे में स्पेसिफिक, ये आपसे 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट ले सकते हैं। 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट आपसे ले सकते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा के उस 1 लाख वाले डिपॉजिट में रखेंगे। 1 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट ये सेविंग अकाउंट में नहीं रख सकते हैं, तो इसी पैसे को जो है आप इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज जो है ये कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते उसके बारे में भी बात करते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, तो देखिए लोन नहीं दे सकते ये बैंक, कोई भी लोन नहीं दे सकते हैं। और अगर लोन नहीं दे सकते तो ये बैंक जो है आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते। दूसरा, ये बैंक जो है एनआरआई डिपॉजिट्स भी नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये भी ऑप्शन में आके आपका आ सकता है। यानी फंडिंग नहीं कर सकते ये बैंक, सिर्फ ये बैंक ट्रांसफर या रेमिटेंस का काम कर सकते हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर का काम कर सकते हैं, रेमिटेंस का काम कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ये बैंक लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, एनआरआई डिपॉजिट्स वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो ये पेमेंट बैंक स्पेसिफिक है। सबसे पहले जो हमारे भारत में पेमेंट बैंक खुला था वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक, तो ये भारत का पहला पेमेंट बैंक है और ये खुला था 2017 में, जनवरी 2017 में। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है भारत का पहला पेमेंट बैंक है जो 2017 में खुला था। इसके बाद में दूसरे बैंक भी आए, उनके बारे में भी एक बार मैं 1-2 नाम बता दूंगा तो आपको याद रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बैंक स्पेसिफिक है, फंड ट्रांसफर रेमिटेंस के लिए काम करेंगे, कुछ अदर एक्टिविटीज भी कर पाएंगे, जैसे आपको वॉलेट फैसिलिटी या ऑनलाइन बैंकिंग, पेंशन, म्यूचुअल फंड सेल कर पाएंगे, आपका डिपॉजिट्स ले पाएंगे, सेविंग अकाउंट खोल पाएंगे, लेकिन ये काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है 2017 में बना। फिर इसके बाद में आपको पता होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक भी चालू हो गया आपका, एक आदित्य बिरला वाला है, ये भी है, एक एयरटेल है। तो ये जो है इनका आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो जियो भी है, जियो पेमेंट बैंक, जियो वाले को भी लाइसेंस मिला है। तो ये जो है ये कुछ पेमेंट बैंक के एग्जांपल बता। इसमें और नोटिस करने वाली क्या चीज है, किसी भी पेमेंट बैंक को स्थापित करने के लिए 100 करोड़ की कैपिटल की आवश्यकता है। 100 करोड़ की कैपिटल की आवश्यकता है। अभी रिसेंटली आरबीआई ने जनवरी 2020 में यह ऑप्शन दिया था कि कोई भी पेमेंट बैंक जो है वो चाहे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकता है अपने आप को, लेकिन 5 इयर्स की सर्विसेज देने के बाद में। तो देखिए, अगर एयरटेल पेमेंट बैंक ने 2017 में सर्विसेज चालू की हैं तो उसको 3 साल हो गए। अगर वो चाहे तो 2 साल बाद पेमेंट बैंक में ट्रांसफर कर सकता, स्मॉल फाइनेंस बैंक में खुद को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है कि 100 करोड़ की कैपिटल जो है बढ़ाकर कितनी हो जाएगी, फिर 200 करोड़, 200 करोड़ की हो जाएगी। तो एक ये चीज है। फिर दूसरा, इनके लिए एक शर्त और रखी थी कि 25% ब्रांचेस जो है आपको 25% ब्रांचेस अनबैंक्ड एरिया में खोलनी पड़ती है। अनबैंक्ड एरिया यानी अपनी 25% ब्रांचेस वहां खोलनी पड़ेगी जहां पे बैंक्स या ब्रांचेस नहीं है। वो टायर 5 और टायर 6 वाले सिटीज हैं। ये क्या है, ये आरबीआई के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस है जो सिटी को एक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सेगमेंट में बांटते हैं। तो 1 to 6 तक है। ये अभी मैं आपको बता दूंगा क्या पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है, आरबीआई ने बांट रखा है। तो टायर 5 और टायर 6 सिटीज में इनको अपनी 25% ब्रांचेस वहां खोलनी होती थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये टायर 5 टायर 6 वाला भी मैं बता दूंगा।
इसके अलावा देखिएगा, हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो दोनों का एक साथ ही बात कर लेंगे। फिर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैंने बताया कि ये भी एक निजी बैंकिंग का पार्ट है, डेजिग्नेटेड बैंकिंग का पार्ट है। और ये क्या करेंगे, ये वो सारी चीजें कर सकते हैं जो दूसरे बैंक करते हैं। यानी एक बड़ा बैंक जो करता है, डिपॉजिट्स ले सकते हैं, ये लोन भी दे सकते हैं, या आपके अकाउंट्स खोल सकते हैं, उसमें डिपॉजिट ले सकते हैं, उसका एफडी बना सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि इनको खोलने की जरूरत क्या है, तो दो चीजें हैं यहां पर। इनको खोलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट पर काम करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या होगा, इससे आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। कैसे, आप देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम हिंदी में वित्तीय समावेशन बोलते हैं। अभी जितने भी बड़े बैंक है हमारे पास में, वो सारे बड़े बैंक अपने ब्रांचेस रूरल एरिया में कम खोल पाते हैं क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी का इतना इंप्रूवमेंट नहीं है। दूसरा, एक बड़ी ब्रांच खोलने के लिए ज्यादा कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है जो गांव से पूरी नहीं होती है। ये एक कमरे में, दो कमरे में इंटरनेट बैंकिंग या दूसरी फैसिलिटी स्पेसिफिकली उनके साथ में हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट पर काम करेंगे, और गांव में जाएंगे तो वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देंगे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको खोला गया था। तो ये तो नॉर्मल बैंकिंग की तरह सारी फैसिलिटीज कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, एफडी खोल सकते हैं, लोन दे सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। ये क्या नहीं कर सकते वो मैं बता रहा हूं, ये जो है बड़े लोन नहीं दे सकते, यानी लार्ज लोन फाइनेंस नहीं कर सकते, लार्ज लोन फाइनेंस नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है कि लार्ज लोन फाइनेंस नहीं कर पाएंगे, बाकी सारी फैसिलिटीज ये जो है कर पाएंगे। इसमें एक दो प्रोविजन और है, वो आप ध्यान रखिएगा कि एक तो इसमें मिनिमम कैपिटल जो है 200 करोड़ आरबीआई ने कर दिया है, नंबर एक। अब इसमें ऑन टैप लाइसेंसिंग उन्होंने चालू कर दी है, ऑन टैप लाइसेंसिंग। ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब है ये कैपिटल शुरू में तो 3-5 साल तक जो है, सॉरी 3 साल तक 100 करोड़ रहेगी, उसके बाद बढ़ाना होगी। लेकिन ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब यह है, पहले ये होता था कि आरबीआई जब शुरू करता था कि हम लाइसेंस देने वाले हैं तब आप अप्लाई करिएगा, अभी नहीं। ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब है कि आप जब भी चाहें अप्लाई करिए, आरबीआई को लगेगा कि आपका सारा क्लियर है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, तो आपको वो कर सकता है, लाइसेंस दे सकता है। तो 200 करोड़ ऑन टैप लाइसेंसिंग, 25% ब्रांचेज, 25% ब्रांचेज इन टायर 1, टायर 5 और टायर 6 में खोलना है। और इनको क्या करना है, 75% जो है पब्लिक आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना है। 75% जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना है। ये जितना भी लोन देंगे उसका 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जाना चाहिए। ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र क्या है, इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे लोनिंग में। लेकिन आप ये समझिए कि आरबीआई ने कुछ सेक्टर को प्रायोरिटाइज कर रखा है कि इनको पहले लोन मिलना चाहिए, तो उस सेक्टर में 100 में से 75 तो इनको देना ही पड़ेगा, जबकि दूसरे बैंकों के लिए 40% है। तो अगर 40 से बढ़ाकर इन बैंकों के लिए 75 किया तो देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, इनको उन लोगों को लोन, उस सेक्टर को लोन देना पड़ेगा जिसको आरबीआई ने डेजिग्नेटेड किया हुआ है। तो 75% लोन इनको प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। ये 25% ब्रांचेस जो है टायर 5-6 में खोलना पड़ेगी। ऑन टैप लाइसेंसिंग हो गया, 200 करोड़ रुपए हो गया। बाकी दूसरे बैंकों में और इन बैंकों में कोई फर्क नहीं है। एक और चीज जो सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि पहला भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था, तो उसका नाम है कैपिटल फर्स्ट, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 2016 में खुलने वाला पहला कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक था। इसका नाम ही कैपिटल है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऐसे दूसरे नाम भी हैं जो अब खुल गए हैं। आपका सबसे अच्छा तो जो चल रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपने देखा होगा, जोधपुर में भी ब्रांच है उसकी। या उज्जीवन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये कई सारे जो है, फिनकेयर है, ये कई सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो यहां पर चल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताया, प्राइवेट बैंक्स के बारे में बताया। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि टायर 5 और टायर 6 का अगर आपका डाउट है तो वो क्या है, वो ध्यान रखिएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक ये डेजिग्नेटेड बैंक है और ये निशे बैंकिंग का पार्ट है। तो देखिए टायर 1, टायर 2, टायर 3 क्या है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये आरबीआई ने बता रखा है कि किस टायर, अलग अलग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टायर जो है इन्होंने बांट रखे हैं कि ये जो है इतनी पॉपुलेशन तक ये इसमें आएगा
इतनी पॉपुलेशन तक इसमें आएगा। तो अप टू 5000, 5000 तक की अगर पॉपुलेशन है तो टायर 6 सिटीज आता है। अगर 5000 से लगाकर 9999 तक की पॉपुलेशन है तो टायर 5 के में आएगा। अगर 10,000 से लगाकर 19,999 तक का है तो वो टायर 4 में आएगा। 20,000 से लगाकर अगर 49,099 तक है तो वो टायर 3 में आएगा। अगर 50,000 से लगाकर 99,999 तक है तो इसमें आएगा। और 1 लाख से अबव, 1 लाख से ऊपर जो भी बैंक होंगे वो टायर 1 कैपिटल में, टायर 1 जो है ब्रांचेस कहलाएंगी। तो यहां पर इनको हम बोलेंगे अनबैंक्ड एरियाज। तो यहां पर कम ही बैंक होते हैं क्योंकि ये रूरल टाइप ब्रांचेस होती हैं। एक और क्लासिफिकेशन है आरबीआई के अकॉर्डिंग, वो भी आपको बता देता हूं। उस क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपको एक तो है मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन ब्रांचेस है, उसमें है अर्बन ब्रांचेस है, उसमें सेमी अर्बन है और उसमें है रूरल ब्रांचेस है। तो आप देखिएगा ये क्लासिफिकेशन कैसे है। तो रूरल ब्रांचेस जो है वो ये वाली ब्रांचेस को रूरल बोला गया है, समझे आप। रूरल का मतलब जो ब्रांचेस जो है 9,999 तक है, 1 से लगाकर 9,999 की पॉपुलेशन तक ब्रांचेस है, उनको रूरल ब्रांचेस बोला जाता है, ग्रामीण ब्रांचेस बोला जाता है। और सेमी अर्बन ब्रांचेस जो है वो ये है आपकी। सेमी अर्बन का मतलब है कि आपका 10,000 से लगाकर 1 लाख, 10,000 से लगाकर 1 लाख तक की पॉपुलेशन वाली जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आपकी सेमी अर्बन ब्रांचेस हैं। अर्बन ब्रांचेस हैं 1 लाख से 10 लाख और मेट्रोपॉलिटन ब्रांचेस हैं 10 लाख से ऊपर। तो 10 लाख से ऊपर अगर किसी की शहर की पॉपुलेशन है तो उन ब्रांचेस को मेट्रोपॉलिटन ब्रांचेस बोला जाता है। अगर 10 लाख से नीचे है लेकिन 1 लाख तक है तो उसको जो है अर्बन ब्रांचेस बोला जाता है। और सेमी अर्बन ब्रांचेस बोला जाता है 10,000 से 1 लाख तक। तो ये कभी आप क्वेश्चन बन सकता है, इसका इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नाम जो है हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही चलते हैं कि टायर 5, टायर 6 है या सेमी अर्बन, अर्बन, रूरल। और प्रमोशन के लिए बैंकों में रूरल एरिया में पोस्टिंग होना बहुत जरूरी है। तो आप जो है ध्यान रखिएगा, इनको इंटरव्यू के हिसाब से भी प्रिपेयर रखिएगा और हो सकता है एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए। तो मैंने आपको बताया कि हमने बैंकों में जो बात कर रहे थे प्राइवेट बैंक्स की, और प्राइवेट बैंक्स में मैंने आपको बताया कि ओल्ड है, न्यू है और इंडियन है, वो सारे बताए मैंने। यानी कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट बैंक। अब इसमें देखिए और बात कर लेते हैं प्राइवेट बैंक। और प्राइवेट बैंक में मैंने आपको बताया कि इंडियन है, तो इंडियन टोटल 22 है ना। उसमें मैंने आपको इनके क्लासिफिकेशन बताया कि ओल्ड है, न्यू है। डिजिटल बोर्ड नहीं है थोड़ा, तो मेरे को वापस बताना रहता है, नहीं तो उसमें स्लाइड्स रहती हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि स्मॉल एंड पेमेंट बैंक भी है, ठीक है। तो ये जो है ये एक तरीके से न्यू प्राइवेट बैंक्स ही हैं। इनको थोड़ा मैं अलग लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि ये डेजिग्नेटेड बैंक है। तो ये सारे इंडियन ही है और इंडियन का ही पार्ट यहां पे ऐसे लिख लीजिएगा। फिर हमने दूसरा बात करना है कि फॉरेन बैंक कौन कौन से भारत में। तो फॉरेन बैंक्स का तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस मैं 3-4 नाम बता दूंगा तो आपको ध्यान में रहेगा। भारत में टोटल 22 इंडियन बैंक हैं जिसमें ये बैंक हैं। और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक तो मैंने आपको बताया कि ये 10 हैं और ये 11 हैं लाइसेंस दिए हुए, वर्किंग में उतने नहीं है, ठीक है। फॉरेन बैंक्स जो है भारत में 44 है। फॉरेन बैंक्स भारत में 44 है। और ये फॉरेन बैंक्स जो हैं वो अलग अलग कंट्री से हैं। जैसे ANZ बैंक है तो ऑस्ट्रेलिया का बैंक है। जैसे BNP परिबास है, BNP परिबास, तो ये बैंक जो है फ्रेंच है। जैसे आपका बैंक ऑफ अमेरिका है, जैसे आपका सिटी बैंक है, ये दोनों USA के। जैसे आपका सोनाली बैंक है, एक सोनाली बैंक जो है भारत में है, बांग्लादेश का है। जैसे आपका बैंक ऑफ सीलोन है, श्रीलंका का, श्रीलंका का है। एक आपका साउथ कोरिया का है, वूरी बैंक, साउथ कोरिया का है। ऐसे ड्यूश बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। ANZ, PNP परिबास, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, सोनाली बैंक, बैंक ऑफ सिलोन, वूरी बैंक, ये कई सारे बैंक है। साउथ कोरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, USA, ऐसे और भी कई सारे बैंक हैं जो अलग अलग कंट्री से भारत में है। टोटल अभी इनकी संख्या प्रेजेंट में 44 है।
तो ये आप लिख लीजिएगा। कभी आपको इंटरव्यू में इस तरीके से पूछा जाए कि आप मुझे बताइए कि 4 फॉरेन बैंक या 5 फॉरेन बैंक के नाम बताइए, तो आप बता पाए। तो ये प्राइवेट बैंक्स के रिलेटेड मैंने सारा बता दिया है। इसमें आप जो है कैटेगरी बना सकते हैं 3, एक तो इंडियन जिसमें आपका ओल्ड और न्यू है, एक स्मॉल और पेमेंट बैंक, और एक है आपका जो फॉरेन बैंक्स। तो ये प्राइवेट बैंक के बारे में मैंने सारा आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक में मैंने आपको 3-4 कैटेगरीज बताई थी, जिसमें सबसे पहले था एसबीआई। तो इसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं, फिर थोड़ा नेशनलाइज्ड बैंक के बारे में बात करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको वैसे तो पहले सारा चीजें बता चुका हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैसे तो 1 जुलाई 1955 को अस्तित्व में आया था, 1 जुलाई 1955 को। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जिस्टेंस नहीं था। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1806 से चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक बैंक ऑफ कोलकाता है, और इसको बाद में 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो ये बैंक जो है सबसे फर्स्ट ओरिजिनेशन है इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि 1840 और 1843 में 2 बैंक बनाए गए, बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया और बैंक ऑफ आपका मद्रास बनाया गया। तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये बैंक बनाए गए, और इन बैंकों को एक साथ लाकर फिर बाद में इन सारे बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया, इंपीरियल बैंक। तो ये इंपीरियल बैंक बना 1921 में, और फिर 1921 के बाद जो इंपीरियल बैंक बना था वही आपका 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बन गया। इसको हमने नेशनलाइज कर दिया। तो पहले ये थे, फिर इंपीरियल बैंक बना, और फिर इंपीरियल बैंक से आपका एसबीआई बना। फिर एसबीआई के बाद में मैंने आपको बताया था कि 1959 में इसके 8 एसोसिएट्स जो हैं वो इसके साथ में अटैच कर दिए गए, सहायक बैंक। और उन 8 एसोसिएट्स को धीरे धीरे मर्ज करते करते अप्रैल 2017 में सारे को, वैसे तो सौराष्ट्र को 2008 में कर दिया था, इंदौर को भी पहले कर दिया था, लेकिन आप जो है बस ये ध्यान रखिएगा कि सभी स्टेट इसके एसोसिएट्स जो थे 5 बचे थे, उन 5 को और महिला बैंक को, तो एक तो महिला बैंक और आपका 5 एसोसिएट, इन सबको एक साथ मर्ज कर दिया गया। किसके साथ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो अप्रैल 2017 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पहले ग्रुप था वो एक ही हो गया। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसमें कोई दूसरा बैंक शामिल नहीं है। पहले एसोसिएट्स भी थे, दूसरे भी थे, वो सारे जो है इससे हट गए। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी है, बहुत खास नहीं है इसमें। ये 3 बैंक, उससे आपका इंपीरियल बैंक से एसबीआई, एसबीआई में एसोसिएट्स बने, एसोसिएट्स को बाद में मर्ज कर दिया गया, इसमें महिला बैंक को भी मर्ज कर दिया गया। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की छोटी सी कहानी है, इसमें कुछ खास नहीं है। एक बात मैं आपको प्राइवेट बैंक्स में भी बताना रह गया हूं कि प्राइवेट बैंक की संख्या जो मैंने आपको 22 बताई है वो पहले 21 थी। जो 22वां प्राइवेट बैंक बना है अभी 22वां, वो प्राइवेट बैंक है आईडीबीआई। तो आईडीबीआई जो है उसको प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया अभी। तो आपका आईडीबीआई 22वां प्राइवेट बैंक है। ठीक है दोस्तों, इसमें एलआईसी ने अपना पोर्शन खरीदा था। हालांकि एलआईसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन इसको लिस्टेड जो है प्राइवेट की तरह किया गया है। तो प्राइवेट बैंक अभी नया जो 22वां बैंक है वो आईडीबीआई। इसके बाद में अगर हम बात करें कि भारत में जो पब्लिक सेक्टर बैंक मैंने आपको बताया उसमें एसबीआई के अलावा आपका नेशनलाइज्ड बैंक है। तो नेशनलाइज्ड बैंक का भी मैंने आपको थोड़ा तो बता ही चुका हूं मैं पहले कि नेशनलाइज्ड बैंक में जो सबसे पहली बार नेशनलाइजेशन हुआ वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। इसमें 14 बैंकों का हमने नेशनलाइजेशन किया है, मैं पहले बता चुका हूं, जिनकी कैपिटल 50 करोड़ रुपए थी। तो सबसे पहले तो इन्हीं का नेशनलाइजेशन हुआ। फिर इसके बाद में 15 अप्रैल 1980 को नेशनलाइजेशन हुआ 6 बैंकों का। फिर 1993 में 2 बैंकों को मर्ज कर दिया गया, जिसमें थे न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी को मर्ज कर दिया तो संख्या रह गई 19, 20 से घटकर कितनी रह गई? 19 रह गई। फिर इसके बाद में देखिएगा 1993 के बाद में 2017 आता है, और 2017 में बीओबी के साथ में विजया और देना बैंक का मर्ज कर दिया जाता है। तो विजया और देना बैंक का मर्ज करने से संख्या और कम हो गई, 17 ही रह गई। और फिर आता है ऐतिहासिक 2020 का वर्ष, जिसमें आप सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो उसमें कई सारे बैंकों को और मिला दिया गया है, तो मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। जैसे सबसे पहले तो पीएनबी की बात करें
तो पीएनबी में मिला दिया गया है एक तो ओबीसी को और यूनाइटेड को। फिर बात करें हम यूनियन की, तो यूनियन में मिला दिया गया है कॉरपोरेशन को और आंध्रा को, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक में। फिर आपको बात करें इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक में मिला दिया गया है इंडियन बैंक में मिला दिया गया है इलाहाबाद बैंक को। और मैंने बताया था कि ये सबसे पुराना नेशनलाइज बैंक है, 1864 में स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक बैंक को और मिलाया गया है कैनरा बैंक में, कैनरा बैंक में मिला दिया गया है सिंडिकेट बैंक को। तो देखिए दोस्तों, कई सारे बैंकों के बारे में मैंने बात की, अब इनकी संख्या रह गई है 12, केवल 12। ये इस तरीके से आपका इतिहास है। सबसे पहले 14 का नेशनलाइजेशन हुआ, फिर 6 का नेशनलाइजेशन हुआ, 1993 में 2 को मर्ज कर दिया गया, 2017 में बीओबी में विजया और देना को मिला दिया गया, 2020 में बड़े मर्जर हुए जिसमें पीएनबी एक बड़ा बैंक बनकर उभरा, फिर यूनियन, फिर आपका कैनरा, इंडियन, ये सारे बड़े बैंक हैं। पीएनबी में 2 बैंकों को मर्ज किया, ओबीसी और यूनाइटेड को, यूनियन में 2 बैंकों को मर्ज किया, कोर्प और आंध्रा बैंक को, और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को, और कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को। ये सारे बैंक जो है मर्ज होके अब टोटल कितने रह गए? 12। तो एक एसबीआई है, 12 बैंक ये हैं। इसके अलावा हमारे पास में आरआरबी है और एक अदर पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें हम बात करेंगे अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो वो कौन से हैं? तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बहुत जल्द जो है आपके सामने और भी क्लासेस आएंगी। थैंक यू सो मच।